गुफ्तगू डॉक्टर साहब की भी सुनी और डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ें बताई, और जब डॉक्टर साहब बता रहे थे कि टॉपिक को कैसे नैरो डाउन करना है, इस चीज़ को कितना देखना है, तो काफ़ी चीज़ें मेरे भी जहन में आ रही थी और मैं भी बड़ा मचल रहा था कि इसमें ये भी बताना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो बातें अभी आपने सुनी, ये सुनने में निहायत आसान हैं, और आप में से कई लोगों के दिलों के अरमान उस वक्त टूट जाएंगे जब मैं ये कहूँगा कि सुनने में ये बहुत आसान है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो मसाइल को फेस करना पड़ेगा। उसकी वजह ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं, उसकी वजह बेशुमार हैं। उनमें से एक वजह ये है कि हमारी ट्रेनिंग, जो हमारी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, वो बेसिकली मास्टर्स के बाद हम लोग करते हैं। लिखने की ट्रेनिंग, सोचने की ट्रेनिंग, ये मास्टर्स के बाद स्टार्ट होती है, तो जिसकी वजह से ये मसाइल को आपको फेस करने पड़ते हैं। जो बिलखुसूस मैं आपकी तवज्जो चाह रहा था कि जैसे डॉक्टर साहब इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, आप ये देखिए कि इसमें से ये जो लिटरेचर रिव्यू है सेक्शन 2, और सेक्शन 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, और मेथडोलॉजी है नंबर 3। अगर आप गौर करें तो देखें, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड वाला वो हिस्सा होता है, इसको मैं आगे भी जाके एक्सप्लेन करूंगा, कि ये बेसिकली आज तक जो कुछ हो चुका है, इल्मी दुनिया में गुफ्तगू हो चुकी है, इसको आप 1 से 2 पैराग्राफ में, इवन अगर आपका पीएचडी का थीसिस है तो 1 पेज पर वो आपने इतने खूबसूरत अंदाज में लिखना होता है कि 1 से 2 पेजेस से ज़्यादा ना हो। क्या, जिस मौजू पर अब आप कलम उठाने जा रहे हैं, सही है। और अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, तो आर्टिकल पाकिस्तान की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन इंटरनेशनली मुझे माशाल्लाह थोड़ा बहुत जानते, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ये है कि जो कुछ उस मौजू पर कहा जा चुका है उसे आपने 1 पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज़ बिग आस्क, जो अगर ट्रेनिंग नहीं है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा जब आप बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो उसमें दूसरी चीज़ होती है, क्या आज तक नहीं कहा गया। पीएचडी का डिसर्टेशन है, अंग्रेज़ी में आप लिख रहे हैं, उर्दू का बहरहाल डॉक्टर साहब आपको इसमें ज़्यादा गाइड करेंगे। अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर एटलीस्ट 1 से 2 पेजेस आप लिखेंगे। इस मौजू पर क्या कुछ नहीं कहा गया, जिस मौजू का आपने इंतखाब किया गया है, इन 2 को जब आप मिलाते हैं कि क्या आज तक जाना जा चुका है और क्या नहीं जाना जा चुका, इन दोनों को जोड़कर आप रिसर्च गैप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिसर्च गैप। और अगेन जो मैंने आपसे कहा कि अरमान शायद टूट जाएं और ये हो जाए, वो वही रिसर्च गैप है जिसे आप तलाश करते हैं और फिर आप अपने सुपरवाइजर से शेयर करते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डेफिनेटली एक मेथडोलॉजी का है। तो ये आपको समझ में आया कि इंट्रोडक्शन ये होता है। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं कहूँगा लिटरेचर रिव्यू। देखिए, आपकी रिसर्च में जो पहला पेज आपने लिखना है ना, और जो आपने रिसर्च गैप करना होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उस मौजू जो भी आपने इंतखाब किया नैरो डाउन, उस पर जितनी भी तहरीरात आ चुकी हैं उसको आपको समराइज्ड वे में पता होना चाहिए कि इस किताब का क्या दलील थी, फलां ने इस मौजू पर क्या लिखा है, और फिर आप आगे चलते हैं। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि तमाम मुताल्लिका कुतुब, आर्टिकल्स या जो भी उस पर गुफ्तगू हो चुकी है उसका खुलासा आपको 1 से 2 जुमलों में आना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू ये होता है। तभी आपके लिए मुमकिन होता है कि आप एक ऐसी बात करने जाएं जो कि नई है, इल्मी दुनिया में इससे पहले नहीं जानी गई, इस पर गुफ्तगू नहीं हुई, ठीक है। अदरवाइज तो अगर आपने वही मालूमात, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले से हुई हुई ये बात, और आप धड़ाधड़ किताबों पे किताबें और वो पेजेस पे पेजेस आपने लगाए हुए, वो कोई भी नहीं पढ़ता। इवन सुपरवाइज़र भी चाहता है कि यार मेरी माफ़ कर दें मेरे को, सही है। तो ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि नहीं जी चाहता, हाथ जोड़ लेते, कहते हैं सर बस। अच्छा जी, लिटरेचर रिव्यू इज़ दैट एसेंशियल कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप उसके मीनिंग्स को समझ रहे हो। और हर अच्छा तालिब इल्म मास्टर्स में कोशिश करनी चाहिए, आप में से बाज़ बच्चे होंगे भी, कि जो आपको एरिया इंटरेस्ट कर रहा है आप कोशिश करें किताबें पढ़ें और उसके आर्गूमेंट्स को आप अपने इस लैपटॉप के ऊपर या जो भी आपकी डायरी उसके ऊपर
सिर्फ 2 से 3 जुमलों में लिखें ये ऑथर इस मौजू पर ये बात कर रहा है, कुछ तफसीली भी कर ले जब आपको मौका मिले, 1 सफ़े का लिखें, लेकिन लिखिए और उसको जमा करते चले जाइए, वो हमेशा आपके काम आएगा। अगर एकेडेमिया आपने कैरियर बनाना है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में किसी रिसर्च में जाना है, ये एडवाइजेस हैं। उसके बाद आप आइए मेथडोलॉजी के ऊपर। मेथडोलॉजी की आज हमारी पूरी ये जो सेशन 1 घंटे का, इसमें हम मेथडोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो मैं इसलिए गुजारिश कर रहा था कि जब डॉक्टर साहब ये बता रहे थे ना कि मौजू का इंतखाब करते हुए बहुत उमूमी नहीं होना चाहिए, ये एक इंटरनेशनल स्टेटस की रिपोर्ट है जो कि अभी खुली हुई थी, तो मैंने कहा कि अच्छा मौका है कि इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कर ली जाए। तो ये याद रखिए कि लिखी हुई बात को आप कट कॉपी पेस्ट करेंगे, यू आर नॉट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन। और इवन अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जर्मनी में इत्तेफाक हुआ माशाल्लाह एक अच्छे जामिया के अंदर। बहुत बुनियादी बात यह है कि इवन रेलेवेंट टेक्स्ट, यानी अगर आप हदीस कोट कर रहे हो, कुरान करीम की कोई आयत मुबारका का तर्जुमा लगा रहे हो, हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैं इस आदमी का, इस मुफस्सिर की ये चीज़ ले रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास में वही डालो ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी आप बनने की कोशिश करें कि पूरे के पूरे पेज आप फटाफट कट कॉपी पेस्ट और पूरी नहीं, रेलेवेंट करें ताकि आपकी बात पढ़ी जाने के काबिल हो। फटाफट लोग, मेरा जी कई चीज़ों के ऊपर चाहता है, लेकिन जब मैं शुरू होता है तो वो बाज़ औक़ात पेचीदगियों के अंदर आप फंस जाते हैं। तो रिसर्च इस चीज़ का नाम नहीं है अपने सफ़े भरने, रिसर्च इस चीज़ का नाम है प्रोडक्शन ऑफ द न्यू, नई चीज़ आप सामने लेकर आएँ, ठीक है। तो ये फिर हम मेथडोलॉजी का वाला करेंगे पार्ट, और मेथडोलॉजी ही रिसर्च को रिसर्च बनाती है। तो एक रिवायती मेथडोलॉजी होगी और एक गैर रिवायती मेथडोलॉजी होगी। अब कुछ बुनियादी बातें कि रिसर्च क्या है। डॉक्टर साहब ने शुरू में मैंने सुना तो मुझे इसलिए पता है कि इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। नई चीज़ है, ये है रिसर्च। तो मैं इसमें ये भी कहता हूँ बाज़ औक़ात के, यानी काफ़ी दोस्त पूछते हैं मुझे पीएचडी करना है, मुझे एमफिल करना है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ क्या करेंगे करके। अच्छा, ये नहीं कि वो ये कहते हैं भाई काम तो हमारों का मतलब कारोबार तो चल रहा है तो हम पीएचडी करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, टू बी वेरी फेयर एंड फ्रैंक, अगर आपका एकेडेमिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, क़तन ना कीजिए। अगर आपने काम करना है, यानी पहले बात है अगर आपने करना है काम, ठीक है, और आपने एकेडेमिया में नहीं जाना है, कोई इरादा नहीं है, कोई पैशन नहीं है इस तरह के काम करने का, ठीक है, नेवर डू इट, इट्स वेरी वेरी पेनफुल, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ औक़ात आप एक्सपोज भी हो जाते हैं बिकॉज आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर काम नहीं कर सकते तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रबल में डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं यंग बच्चों को, यंग स्कॉलर्स को ये बता रहा हूँ। कोशिश करें कि आप अच्छी स्टडी करें, मास्टर्स तक करें, बट रिमेन कंफर्टेबल। अगर आपको फ्यूचर में कुछ लग रहा है, आपका वो पैशन है, डू इट एंड देन डू इट विद पैशन, विथ सर्टन रीज़न। सिर्फ और सिर्फ जॉब को सिक्योर कर लेना कि ये बड़ा आसान सा रास्ता है, अब आप आगे जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा इट्स रियली कंपैरेटिव फील्ड, इट्स रियली कंपैरेटिव फील्ड। और बहुत ज़्यादा चार्म भी नहीं है। मैं तो काफ़ी ऐसे पान वालों को जाता हूँ कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ हर साल पेरिस को विज़िट करते हैं, एंड दे डू देयर हॉलीडेज़ देयर। तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को तो शायद ज़िंदगी में भी एक दफ़ा मौका नहीं मिलेगा। ओके, सो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये, बट नथिंग ऑन द लाइटर नोट, इट्स रियली सीरियस एडवाइस कि ये है। अच्छा, अब ये जब हम ये कहते हैं ना कि न्यू का मतलब होता है बाज़ औक़ात इससे पहले माजी में बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू हो चुकी होती है जो कि बहुत दिलचस्प नहीं होती। आप अपनी इनोवेशन और क्रिएटिव वे से उसके अंदर एक नई तब्दीली लेकर आते हैं। अच्छा, बाज़ बच्चों का ये ख्याल होता है मैं ग्राउंड ब्रेकिंग काम करूँगा। सर, ये ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिएगा। देखो, ये मुमकिन है या नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये मंतकी लॉजिकली मुमकिन होता है, कैपेसिटी वाइज इट्स रियली डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, बट डू नॉट मेक दीज थिंग्स। पीएचडी सिर्फ और सिर्फ इस बात की ट्रेनिंग का नाम होता है कि आपको काम करना आता है, दैट्स इट। बाज़ औक़ात इसकी आइडियल उसको कोशिश करें कि आइडियलिज़म की तरफ ना जाएं। टेक ए वेरी सिंपल बट गेट इनटू दैट टॉपिक जिसमें आपकी दिलचस्पी है, और कोशिश करें कि हमेशा अपनी दिलचस्पी पर कॉम्प्रोमाइज़ कतअन ना करें। इसलिए अगर आप देखें तो मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि जब आप नई बात की बात करते हैं ना, जब आप कहते हैं नई बात, दिलचस्प बात, बेसिकली आप वहाँ पर बैठे हुए जितने बड़े बड़े
एकेडेमिया के मीनार होते हैं, जिन्होंने अपनी इल्मी दुनिया में कमाल बनाया हुआ होता है, एक नाम, एक फेम, उनकी पब्लिकेशंस होती हैं। आप उनकी प्रेजेंटेशन सुने, आखिर में किताबों की एक लिस्ट लगी होती है, 2000 किताबें पब्लिश की हुई हैं। तो जब आप उनको चैलेंज आके करते हैं, आप बताते हैं यू आर वीक, आप पर्सनल अटैक की बात नहीं हो रही, यू आर वीक, योर आर्ग्यूमेंट लैक्स दैट। और दूसरा ये कि आपका अपना कल्चर जिसमें गुफ्तगू की गुंजाइश ही नहीं होती है, तो अब फिर मसाइल पैदा होते हैं। सो दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। तो नथिंग टू डिस्करेज यू, आपको डराने की कोशिश नहीं हो रही, बट दीज आर द रियलिटीज़। तो इन रियलिटीज़ को आपको हमेशा जहन में रखना चाहिए। मुझे महसूस होता है कि इस तरह है। सो ए सिंपल एडवाइस इज़, इफ़ द वॉइस इज़ कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, दिल की आवाज़ है, नहीं मैंने ये मेरा पैशन है, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, मेरी रूह में सरायत की हुई है, ओके, देन गेट इनटू इट, देन पिक अप द राइट बुक्स, राइट लिटरेचर, बजाय इसके कि आप सुपरफिशियल लिटरेचर की तरफ जाएं, एंड देन चेक योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ कि कितनी उसके अंदर पुख्तगी है। ठीक है, ओके। देखिए, एक चीज़ मुझे महसूस हुई, मैं यानी ख़ुद तो मेरा यानी शुबा इस्लामियात में आना जाना कम होता है, लेकिन ये जितने अहबाब हमारे आसपास हैं, इनसे बड़ी मुलाकातें होती हैं और बड़ी गुफ्तगू होती है, तो मुझे एक चीज़ की कमी महसूस होती है बाज़ औक़ात कि शायद कहीं ना कहीं, हालांकि सब जानते हैं ऐसा ही होता है, तो जस्ट टू मुझे ऐसा लगा कि हमें इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और देखिए क्या लिखा हुआ है, जब भी आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस न्यू, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। रिसर्च मीन्स आर्ग्यूमेंट, दलील। ठीक है, अच्छा, दलील को बहुत ही उमूमी अंदाज में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अच्छा, अब ये जो दलील है, इसी की बुनियाद के ऊपर आप कोई नई चीज़ लिख सकते हैं, कह सकते हैं अपनी तहरीर की वजह से, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है। सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर से मुराद ये कि एक को तो हम कहते हैं क्या, देखें सबसे पहले तो देखें दलील होती क्या है। दलील होती है, देखें हम इसको अंग्रेजी में मैं बताऊँ, लिंकिंग प्रोपोजिशंस। ठीक है, प्रोपोजिशंस कैसे कहते हैं, ऐसा जुमला जिसमें आप बताते हैं कि समथिंग इज़ द केस और इज़ नॉट द केस, यानी जब आप बताते हैं कि सूरत हाल ये है, सूरत मसला ये है, या ये मसला नहीं है। इस तरह के प्रोपोजिशंस को, इस तरह के मुकद्दिमात को जोड़ना, इस तरह के मुकद्दिमात को जोड़ना इस अंदाज में कि आपको वो नतीजे की तरफ लेकर आएं। ठीक है, अब मैं प्रोपोजिशंस का तर्जुमा आपको बताता हूँ कि प्रोपोजिशंस मीन्स क़ज़िये। ठीक है, यानी क़ज़ाया को इस अंदाज में जोड़ना एक को दूसरे के साथ, ठीक है, कि ये इस अंदाज में मिले कि एक नतीजे की तरफ आपको लेकर जाएं। दैट इज़ कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा, आर्ग्यूमेंट जो है, ये बेसिकली रिसर्च थीसिस इज एन आर्ग्यूमेंट। यानी अगर रिसर्च में लिखने वाला शख्स आपको दो जुमलों में ये ना बता सके कि उसने क्या कहा है, तो फिर उसकी क्लैरिटी को क्वेश्चन नहीं, उसकी तहकीक को नहीं कर सकते जब तक कि आपको पता ही नहीं चले। लेकिन उसका यानी उसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उसके अंदर क्या है, एम्बिग्यूटी है, बेसिकली उसके अंदर जो है वो शक है, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आर्ग्यूमेंट, रिसर्च को आपको आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लिखना है, ये है, उसको आप शॉर्टर से शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, और फिर जब आप डिटेल आउट करते हैं तो फिर जो है वो चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दो तरह के होते हैं, ये सब आप माशाल्लाह यानी मदारिस में पढ़ाई जाती है। एक को हम कहते हैं डिडक्टिव या इस्तिखराजी, और दूसरी कहलाती है इंडक्टिव या इस्तिक़राई। अच्छा, जो डिडक्टिव होती है, इसकी दलील किस तरह की बनाते हैं हम। डिडक्टिव का मतलब ये होता है कि यानी अच्छा, प्रेमिसेस किसे कहते हैं, प्रेमिसेस को हम कहते हैं मुकद्दिमात। ठीक है, तो क़ज़ाया से आप बनाते हैं मुकद्दिमात। मुकद्दिमात कैसे तय किए जाते हैं, वो दलील के अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में होता यह है कि मुकद्दिमात इस अंदाज में नतीजे को सपोर्ट करते हैं कि नतीजे का आंसर हमेशा कंक्लूसिव होता है, यानी उसका अदर पॉसिबल नहीं होता, यानी उसका आप इनकार करेंगे तो आप लॉजिकल फैलेसी का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स अपनी स्ट्रेंथ के एतबार से नहायत मजबूत होते हैं, उनके अंदर सर्टेनिटी होती है बहुत ही आला दर्जे की। ठीक है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स रिसर्च में किस तरह के आप आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं, तो जो क्वांटिटेटिव
यानी जो क्वांटिटेटिव किस्म की रिसर्च होती है उसमें हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा था ना कि जब हम मदरसे और एजुकेशन सिस्टम में कंपेयर कर रहे थे तो कितने असातिज़ा हैं, उनका स्कूल ऑफ थॉट के उनके नंबर्स लिखे हुए थे, 96 किसी एक के हैं, 95 किसी और के हैं, और वो जो पूरे का पूरा आया है वो एक स्टैटिस्टिक्स साइंस से उन्होंने उसको डिराइव किया हुआ होता है, उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इस तरह की जो रिसर्च होती है इसको हम कहते हैं डिडक्टिव इन इट्स नेचर। बड़ी फिगर, उसके बाद उससे छोटी, और आप जब कंक्लूजन निकालते हैं उसमें प्रिसिजन होता है और प्रिसिजन आप क्लेम कर देते हो। दूसरी बात आप ये भी याद रखिए कि रिसर्च का मतलब ये होता है कि जिस मनहज को आपने इख्तियार करते हुए अपना मुकद्दिमा कायम किया है और आप दावा कर रहे हैं कुछ, दुनिया का कोई शख्स अगर वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे जाए तो उसके भी नताइज वैसे ही निकलें। मेथोडोलॉजी का मतलब ये होता है, यानी हम क्यों मेथोडोलॉजी का सेक्शन लिखते हैं अपने पीएचडी के थीसिस के अंदर, अपने मास्टर्स के थीसिस के अंदर, अपने एमफिल के थीसिस के अंदर मेथोडोलॉजी का सेक्शन क्यों लिखा जाता है? एक ही वजह से लिखा जाता है। देखो, मैंने इस चीज़ को स्टडी किया है, इस प्रोसेस से गुजरकर दुनिया का कोई शख्स अगर चाहे कि वो इन नताइज को चेक करना चाहे, इसी तरह इस प्रोसेस से गुजरे, इस चीज़ को इस तरह स्टडी करे, वो भी इसी तरह के नताइज निकाले। इसे हम कहते हैं साइंसी मुतालिया। तो रिसर्च इज़ बेसिकली व्हाट? ए साइंटिफिक स्टडी।